गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो आपका सिविक्स का जो चैप्टर 3 है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, इसको थोड़ा सा समझ लें, ठीक है, और इसे लर्न कर डालें आप लोग। तो देखिए इसमें जो आपका 60 क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। देखिए 2 60 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन फर्स्ट 60 क्वेश्चन को पहले, सेकंड वाले 60 क्वेश्चन को आप समझिए, इसे हम बाद में भी समझा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि मेंशन आपको बताना है एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऐसे 2 संवैधानिक उपबंध बताना है, ऐसे 2 संविधान में दिए गए नियम बताने हैं दैट मेक इंडिया अ सेकुलर स्टेट, जिससे ये पता चलता है कि भारत जो है वो कैसा राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर रिलीजन को जो है ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, यानी किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है। यानी पूरा देश जो है कंट्री वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रन करता है, ठीक। तो यहाँ पर इसके आंसर में 2 चीज़ें बताएंगे। एक तो नो स्टेट रिलीजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो एनी प्रोविजन ऑफ स्टेट रिलीजन, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सभी रिलीजन्स जो हैं वो सब क्या है, उनको इक्वल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल करके आप बता देंगे नो स्टेट रिलीजन की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो में ऐसा कोई भी जो है मेंशन नहीं किया गया है। और सेकंड चीज़ है रिलीजियस फ्रीडम, जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, भारत के जो भी नागरिक हैं, उन सबको जो है रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, यानी वो अपने किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से छूट दी गई है किसी भी धर्म को अपनाने की और उसका पालन करने की। तो ये 2 पॉइंट आप बताएंगे हेडिंग वाइज, ठीक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। डिस्क्राइब बताना है द वेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, या फिर इनइक्वलिटीज, असमानताएं दिखाना। फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया, भारत में जो लेडीज़ हैं या जो गर्ल्स हैं वो किस प्रकार से जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती हैं, बॉयज़ के लिए अलग सिस्टम और गर्ल्स के लिए अलग, तो इन सब चीज़ों को जो है वो कैसे फेस करती हैं। तो इसमें देखिए कैसे पॉइंट वाइज इसमें चीज़ों को बताएंगे। फर्स्ट चीज़ क्या है कि जो है लिटरेसी रेट, इंडिया में जो वुमेन का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, ओनली 65.5% अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार जो है लिटरेसी रेट कितना है, 65.5% ही है, जो कि जेंट्स के मुकाबले बहुत ही कम है। सेकेंड पॉइंट में मोर वर्क एंड नो वेजेस, क्या होता है कि घर में जो है लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और उसके लिए उन्हें कोई भी मजदूरी नहीं दी जाती है, ठीक। थर्ड पॉइंट में बताएंगे दे फेस हैरेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ भी उनकी वर्किंग फील्ड होती है तो वहाँ पर उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है और उनका शोषण भी होता है। और फोर्थ पॉइंट, पेरेंट्स डिज़ायर मेल चाइल्ड, और अभी भी जो है ऑर्थोडॉक्स फैमिली में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर जो है मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वो चाहते हैं कि उनके घर में परिवार में जो है वो लड़की का जन्म ना हो करके लड़के का जन्म हो, और अगर लड़की जन्म ले भी लेती है तो फिर क्या होता है कि उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती कि जो कि बॉयज़ को दी जानी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप बता देंगे, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एलिमिनेट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने बताया है तो उसके हिसाब से क्या करना है कि किस तरीके से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसे एलिमिनेट करना, ख़त्म करने के लिए या रिमूव करने के लिए इस भेदभाव को गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाए हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो इस मेडिकल टेस्ट इन हॉस्पिटल्स में जो है उसे प्रोहिबिट कर दिया गया है, यानी अब लड़के या लड़की की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। पहले क्या करते थे, जन्म लेने से पहले ही पता कर लेते थे कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, अगर लड़की पता चल जाती थी तो उसे जन्म लेने से पहले ही उसे मार देते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मेडिकल टेस्ट इन हॉस्पिटल्स में जो है वो प्रोहिबिटेड हो गया है, इसके लिए पनिशमेंट है। सेकेंड पॉइंट, लोकल रिजर्वेशन, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं तो उसमें जो है रिजर्वेशन कर दिया गया है। 1/3 सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन के लिए, ठीक, लोकल बॉडीज में। थर्ड पॉइंट, मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आर इनेक्टेड so that the miserable condition of the women may be improved। ठीक, तो ये कुछ एक्ट लाए गए ताकि इनकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो सके। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ एक्ट को भी हम बता देंगे जिसमें हम इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए स्टेप्स को भी हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। What is the impact of caste system on politics? पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर कास्ट सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ता है और सोसाइटी पर इन इंडिया। या फिर व्हाट आर द हार्म्स ऑफ इलेक्शंस बेस्ड ऑन कास्ट, जाति के आधार पर जो इलेक्शंस होते हैं तो उनका क्या दुष्प्रभाव होता है, उनके क्या नुकसान है। ठीक, तो इनको भी थोड़ा सा समझेंगे कैसे। देखिए पहली चीज़ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कास्ट को कंसीडर करके ही जो है अपने जो लीडर्स होते हैं उनको वो सेलेक्ट करती हैं। ठीक, तो अपना कैंडिडेट वही खड़ा करती हैं जिस एरिया में उसी जाति के लोग होते हैं। तो जो इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट ये होता है कि जो वो कैंडिडेट है वो जीतने के बाद उन्हीं लोगों का ज़्यादा फेवर करता है जिनके बेस पे वो जीत करके आता है। तो ये इस चीज़ को बताएंगे। ठीक, सेकंड चीज़ में हम बताएंगे कि जो है रिलीजियस इशू, और जब ऐसी कंडीशन हो जाती कि जाति या धर्म के आधार पर कोई भी कैंडिडेट जीत करके आता है तो डायरेक्ट वो रिलीजियस इशू को ही उठाता है। ठीक, जो पॉलिटिक्स है वो बिकम्स फैटल टू डेमोक्रेसी, और इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है जो कास्ट और रिलीजियन को बेस मान करके की जाती है वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। और करप्शन एंड पावर्टी, और इससे क्या होता है कि केवल उन्हीं लोगों का डेवलपमेंट होता है जो उस कैंडिडेट की कास्ट के होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। ठीक, तो जिससे क्या होता है कि जो अदर कास्ट के जो लोग हैं, जो अदर रिलीजन के लोग हैं, तो उन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और इससे वो करप्शन और पावर्टी का शिकार हो जाते हैं। तो आपने ज़्यादातर ये देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कास्ट और रिलीजन को अक्सर जो है थोड़ा इशू बना करके लोग वोट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा है, इसका जो नुकसान है वो पब्लिक को भुगतना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए जो डेमोक्रेसी जिस पर्पज के लिए लाई गई, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो फिर फेल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखाएंगे कि किस तरीके से कि रिलीजन या फिर कास्ट के बेस पर अगर पॉलिटिक्स होती है या इलेक्शंस होते हैं तो क्या उनका बैड इम्पैक्ट होता है। ठीक, इस क्वेश्चन को दिखाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो है आपका डिस्क्राइब द वेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन इन
इंडिया। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को हम बोल देते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिएगा, मैंने अभी छोड़ दिया था 60 क्वेश्चन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म? फेमिनिज्म का क्या मतलब है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया? भारत का जो लेजिस्लेचर है, या हम ये कह दें कि भारत चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें वुमेन्स को क्या रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले इस चीज़ को हम समझेंगे कि ये जो फेमिनिज्म है उसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए फेमिनिज्म से लग ही रहा है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि जब ऑल जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स, जब सभी जेंडर्स को हम इक्वल राइट देते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म। ठीक, ऑल वुमेन शुड रियलाइज देयर फुल राइट्स, और सभी जो लेडीज़ हैं उन सबको क्या मिलता है? फुल राइट्स मिलते हैं, अपने पूरे अधिकार उन्हें मिलते हैं। ठीक, जब हम बात करते हैं उनका स्टेट लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन, तो फिर ये जो है बहुत ही कम है, यानी वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लोकसभा और विधानसभा इज़ वेरी लो, इट इज़ लेस दैन 10%। 10% से भी कम उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा या फिर विधानसभा में है। ठीक, इस तरीके से उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ही लो है। वैसे लोकल बॉडीज़ में, यानी ग्राम पंचायत में जो है के जो इलेक्शंस है, उसमें तो ये रूल है कि 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 सीट्स जो हैं वो उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं। तो जिससे एक ये फ़ायदा हुआ कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है या लोकल बॉडीज़ हैं, तो वहाँ पर क्या है, लगभग 10 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स हमें मिल गए हैं जो कि लेडीज़ हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जनरल सीट होती है, तो कभी कभी क्या होता है, महिला सीट भी होती है, तो वहाँ पर ग्राम प्रधान कोई महिला ही चुनी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता देंगे कि फेमिनिज्म क्या है और वहाँ पर जो है उनको क्या क्या जो है उनके अधिकार उन्हें मिले हुए हैं और उनकी सीट्स कहाँ कहाँ पर सेफ हैं। ठीक, इसके बाद में अब आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका बनता है वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर स्टेट आपको बताना है हाउ कास्ट इनइक्वलिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। भारत में जातिगत असमानता किस प्रकार से फैली हुई है, ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे इसको बताएंगे? तो देखिए, इसमें चीज़ों को अपनी तरफ से भी बहुत लिख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम थोड़ा समझा रहे हैं आपको। देखिए, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पार्ट 3rd है, तो वहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और उन फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 15 है वो क्या करता है, वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रेस एंड कास्ट। जाति या प्रजाति के आधार पर जो है किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव करने का बिल्कुल भी निषेध है। और आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी को बताता है कि छुआछूत जैसी कोई भी बुराई समाज में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है छुआछूत वाली तो फिर उसे पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ठीक, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इस प्रोविज़न के बावजूद भी हम देखते हैं कि अभी भी जो है अपर कास्ट लोअर कास्ट, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें अभी भी समाज में क्या है, वाइड स्प्रेड है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। सेकेंड चीज़ देखते हैं क्या हुआ। जो हिंदू सोसाइटी है, क्या है यहाँ पे कि जो हिंदू सोसाइटी है अभी भी वहाँ पर क्या होता है कि जो मैरिज होती है वो इन देयर ओन कास्ट, वो अपनी ही जाति में शादी करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो
अगर भले ही उनकी जाति का जो कोई भी लड़का है वो कितना भी मतलब जो है वो थोड़ा स्टैंडर्ड उसका ज़्यादा हाई ना भी हो, ठीक है, तो वो अपने में ही मैरिज करेंगे। और अगर अदर कास्ट का लड़का कितना भी हाई फाई क्लास का हो, लेकिन फर्स्ट वो अपनी जाति को ही या कास्ट को ही वो कंसीडर करना पसंद करते हैं। तो ये भी आपकी सोसाइटी में चीज़ें देखने को मिलती हैं। थर्ड चीज़, रूरल एरियाज आर मोर अफेक्टेड विद द इविल ऑफ कास्टिज्म। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इन कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज, तो रूरल एरियाज में जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो नीची जाति के लोगों को थोड़ा लोग अपने घर में लेने में या फिर उन्हें जो है अपने यहाँ बैठालने में, खिलाने पिलाने में थोड़ा परहेज करते हैं। अब सिटीज़ में तो सब कुछ अब चल गया है सिस्टम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, अपर कास्ट हैव दियर मोनोपोली ऑन लैंड, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जो ऊंची जाति के लोग हैं ज़्यादातर उनकी मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, सभी चीज़ों पर उनका अधिकार है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो उनका व्यापार है, और या फिर उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर वो अपना एकाधिकार किए हुए हैं, जिससे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको ज़्यादा अधिकार नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट, मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अपग्रेड दियर सोशल स्टेटस। लोअर कास्ट के जो है सोशल स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए बहुत से गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं। दे आर प्रोवाइडेड विद रिजर्वेशन इन जॉब्स, पोस्ट एंड सर्विसेज। और इसीलिए रिजर्वेशन उन्हें दिया गया है, चाहे जॉब हो, पोस्ट एंड सर्विसेज, ठीक। और यहाँ तक कि एजुकेशन या बहुत सी ऐसी जो है गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं तो उनमें लोअर कास्ट के जो हैं लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। क्यों? ताकि वो अपग्रेड हो सकें, वो भी जो है थोड़ा सा निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक आ सकें, सो दैट दे माइट एंटर इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो रिजर्वेशन का मेन पर्पज यही है ताकि उन्हें जल्दी से उठाया जा सके, ठीक है। तो ये जो है कास्ट इनइक्वालिटीज को आपको बताना है और फिर बाद में इस वाले पैराग्राफ से चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक। इस चैप्टर में आपको इतनी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और बाकी ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें 4 तो आपके बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें आपके 2 बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनको ध्यान दे दीजिएगा कि कौन कौन से। एक तो आपका ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वुमेन इनइक्वालिटीज़, ये तैयार कर लीजिएगा, यानी वेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन पॉलिटिक्स, या फिर व्हाट आर द हार्म ऑफ इलेक्शंस बेस्ड ऑन कास्ट, जाति के आधार पर होने वाले इलेक्शंस से समाज को क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और 1 या 2 घंटे के अंदर आप इस चैप्टर को पूरा प्रिपेयर कर लीजिए जब आपको ये वीडियो देखने को मिले, और उसके बाद रेडी हो जाइए चैप्टर 4 के लिए। इसमें रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको भी हम अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर 5th भी, इसको 4 को भी तैयार करिए 1 या 2 घंटे के में, और फिर उसके बाद चैप्टर 5। तो कोशिश करिए 12 बजे तक की डेडलाइन में आप सिविक्स आज कंप्लीट करिए। नहीं बहुत लर्न हो पा रहा है तो रीडिंग जरूर कर डालिए इन सभी चीज़ों की, ठीक है। 2 क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जो है टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो वहाँ से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है उनको हमने ना लिखाया हो या उसके नोट्स आपके पास अच्छे से अवेलेबल ना हो। ओके, फिर मिलते हैं, गुड बाय।